एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्राचीपीडिया पे। तो आज हम लोग ट्यूबरक्लोसिस की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस ये दुनिया की दूसरी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से ज़्यादातर डेथ होती है। इसे हम लोग 24 मार्च को एज अ वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाते हैं। अब इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, अगर ह्यूमन में है टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस अगर ह्यूमन में है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका पॉजिटिव एजेंट है, और यदि किसी एनिमल में है तो माइकोबैक्टीरियम बोविस है। अब अगली लाइन में लिखा है क्रोनिक डिसऑर्डर। क्रोनिक का मतलब लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर, यानी कि बहुत दिनों से चल रही बीमारी है। ये अफेक्ट करती है ज़्यादातर मेनली कहाँ, लंग्स में। किसके, ह्यूमन के लंग्स में मेनली ये अफेक्ट करती है, और रेयर केस में कहाँ, बोन्स, जॉइंट्स एंड लिम्फ नोड्स में। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, तो इनहेल या इंजेस्ट, यानी कि अगर हम लोग ने कुछ खाया तो उसके द्वारा या तो इनहेल किया। इंक्यूबेशन पीरियड जनरली 2 से 12 वीक्स तक का होता है। अब इसके फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि जेनेटिक, एज, इम्यूनिटी, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस या इलनेस का मतलब कि अगर हम लोग को पहले से ही कोई बीमारी हो जैसे कि एड्स और HIV। इसके सिम्टम की बात करें तो ब्लड इन स्पूटम यानी कि स्पूटम के साथ ब्लड आना, चेस्ट पेन होना, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख की कमी होना, यानी कि भूख ना लगना, तो अगर भूख ही नहीं लगेगी तो वेट का भी लॉस होगा, फीवर होना या कफ होना। अब ये कफ अगर लॉन्ग टर्म तक है तो ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस होते हैं। अब ऐसे फैक्टर जो कि इंक्रीज करते हैं टीबी के रिस्क को, तो पॉवर्टी, एड्स या ड्रग रेजिस्टेंस। अब ये ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ड्रग रेजिस्टेंस उसे कहते हैं अगर किसी पेशेंट को लगातार, यानी कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 4 महीने की दवा, अगर हम लोग उसको 2 महीने में ही अगर बंद कर देते हैं ये सोच करके कि सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तो मान लीजिए 100 बैक्टीरिया थे, उसमें से 80 बैक्टीरिया किल हो गए 2 महीने में, लेकिन 20 तो बचे ना। तो अब 20 अपने आप में रेप्लिकेशन करने लगेंगे, और जो ड्रग की डोज है, अब अगर हम लोग फिर से वही ड्रग देंगे तो वो ड्रग की वजह से ये बैक्टीरिया किल नहीं होंगे, तो इसे ही ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो कि पॉजिटिव एजेंट है किसका, टीबी का, ये क्या है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड फास्ट बैसिली। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो लिपिड रिच सेल वॉल होती है वो जो बेसिक डाइज होती हैं जो कि हम लोग स्टेनिंग के टाइम यूज़ करते हैं वो इम्परमेएबल कर देती है, यानी कि जब हम लोग वो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो हमें आसानी से दिख पाएगा। अब टीबी के लिए ये MCQ का क्वेश्चन है कि कौन सी वैक्सीन यूज़ की जाती है, तो BCG का मतलब बैसिलस कॉलमेटी गुएरिन, ये वैक्सीन का नाम है और ये वैक्सीन टीबी में यूज़ की जाती है। अब इसके डायग्नोसिस की बात करें तो चेस्ट का एक्सरे करा सकते हैं। मॉन्टॉक्स टेस्ट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है MCQ के लिए कि मॉन्टॉक्स टेस्ट किस डिजीज़ में यूज़ करते हैं टेस्ट के लिए, तो कौन सी डिजीज़ में, टीबी की डिजीज़ में। और हम लोग स्टेनिंग करते हैं, जेल नेल्सन स्टेन यूज़ करते हैं किसमें, टीबी में, ये भी MCQ में आ सकता है। इसका दूसरा नाम एसिड फास्ट स्टेनिंग भी होता है। अब इसके टीबी के कितने स्टेज होते हैं, तो टीबी के 2 स्टेज होते हैं, पहला लेटेंट और दूसरा एक्टिव। अगर इम्यून सिस्टम सप्रेस कर देता है इन्फेक्शन को तो हम लोग कहेंगे लेटेंट टीबी है। अगर माइकोबैक्टीरियम इवेट्स कर देता है इम्यून रिस्पॉन्स को तो उसे एक्टिव टीबी कहते हैं। अब इसके पैथोजेनेसिस की बात करें, यानी कि हम लोग टीबी कैसे होता है अब इसे देखेंगे। तो माइकोबैक्टीरिया हम लोग के जब बॉडी में एंटर करता है तो ये रिस्पायरेटरी से ट्रैक्ट से होते हुए ये एल्वोलाई में पहुंचता है। अब हमारी एल्वोलाई में होते हैं मैक्रोफेजेस जो कि इस माइकोबैक्टीरियम को इनगल्फ कर लेते हैं। अब इनगल्फ करने को क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस। जब इसकी फैगोसाइटोसिस होती है तब जब ये इनगल्फ हो गए तब हम इसे कहेंगे फैगोसोम। अब ये फैगोसोम क्या करते हैं, लाइसोसोम पहले से ही जो प्रेजेंट है मैक्रोफेज में विथ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये इसके साथ फ्यूज़न करेगा, यानी कि ये दोनों फ्यूज़ होकर के क्या बनाते हैं, फैगोलाइसोसोम। अगर ये फ्यूज़ हो जाते थे तो फिर वहीं पे जो टीबी था वो रुक जाता था, मतलब उसके जो बैक्टीरिया थे वो रजिस्ट कर जाते थे। लेकिन टीबी का केस में क्या होगा, ये फ्यूज़न नहीं होगा,
फैगोलाइसोसोम नहीं बनेंगे। तो क्या होगा, अब ये फैगोलाइसोसोम क्या करेंगे, धीरे धीरे रेप्लिकेशन करने लगेंगे। कहाँ पे, मैक्रोफेज के अंदर ही। मैक्रोफेज क्या था, एल्वोलाई के अंदर था। एल्वोलाई क्या है, रिस्पायरेटरी ट्रैक का ही एक पार्ट है। जब लंग्स के अंदर जाता है तो एल्वोलाई में ही गैस का एक्सचेंज होता है। तो अब जब रेप्लिकेशन होने लग गया मैक्रोफेज के अंदर ही, तो हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी इन्फेक्शन शुरू हो गया। आफ्टर 3 वीक, 3 हफ्ते बाद क्या होता है, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, वो जा कर के कवर करने लगती हैं किसको, फैगोसोम को। तो जब फैगोसोम को ये कवर करेंगी तो ये एक ग्रेन्युलोमा बना लेती हैं, जो कि क्या करता है, लीड करता है नेक्रोसिस ऑफ टिश्यूज़। नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल डेथ होना, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टिश्यू की डेथ हो रही है। टिश्यू सेल से ही बनता है, कहाँ पर, इन्फेक्शन साइट पे। तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, गॉन फोकस कहते हैं उसे, जब नेक्रोसिस शुरू हो जाता है। अब ये जो गॉन फोकस होती हैं वो इन्वॉल्व होती है नियर बाय लिम्फ नोड, यानी कि जो लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं उसके साथ जा कर के इन्वॉल्व होने लगती हैं और क्या बनाती हैं, गॉन कॉम्प्लेक्स। ये जो गॉन कॉम्प्लेक्स है वो लंग्स के लोअर लूप की तरफ बना होता है। अब ये गॉन कॉम्प्लेक्स का फाइब्रोसिस होता है और कैल्सिफिकेशन होता है। तो क्या इसे कहेंगे हम लोग, रेंके कॉम्प्लेक्स। जब इसका फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन हो जाएगा तो इसे हम लोग कहेंगे रेंके कॉम्प्लेक्स, और ये हम लोग को आसानी से एक्सरे में दिखता है। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि टीबी जल्दी से किल हो जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि ये डॉर्मेंट हो जाते हैं, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं। तो जो इम्यून सिस्टम होता है वो कॉम्प्रोमाइज्ड अगर है किसी एड्स के साथ, तो क्या होगा, गॉन कॉम्प्लेक्स जो था डॉर्मेंट में था वो रीएक्टिवेट हो जाता है। रीएक्टिवेट होने के बाद ये क्या करता है, या तो ऊपर के एक या दोनों लूप जो होते हैं लंग्स के वहाँ चला जाता है। अब वहाँ पे शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ग्रेट अमाउंट में वहाँ पर है। तो जो मेमोरी टी सेल्स होती हैं वो रिलीज़ करती हैं साइटोकाइंस को। जब गॉन कॉम्प्लेक्स रीएक्टिवेट हो जाएगा वो अपर लूप में चला जाएगा लंग्स के। क्यों जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ग्रेट अमाउंट में है। तो जो मेमोरी टी सेल्स हैं वो रिलीज़ करेंगी साइटोकाइंस को। अब ये साइटोकाइन क्या करेंगे, ये कॉज करेंगे मोर केसियस नेक्रोसिस, यानी कि नेक्रोसिस और ज़्यादा तेज़ी से होने लग जाएगा। अब जब नेक्रोसिस होगा तो वो फॉर्म करेगा कैविटी, यानी कि एक गुच्छा टाइप का फॉर्म करना शुरू कर देगा। अब ये पूरे लंग्स में फैलेगा। अब ये टीबी जो है स्प्रेड होना शुरू हो गया है। अब अगर ये लंग्स में है तो इसे ब्रोंकोनिमोनिया हो जाएगा। अगर लंग्स के अलावा ये वेस्कुलर सिस्टम में भी हो सकता है या अदर पार्ट ऑफ बॉडी में हो सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टमिक मिलियरी ट्यूबरक्लोरोसिस। यही था इसका पैथोजेनेसिस। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हम लोग ड्रग के थ्रू करेंगे। ड्रग कितनी तरह की होती हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, सेकंड लाइन ड्रग होती है, न्यूअर ड्रग होती है। फर्स्ट लाइन की ड्रग जो होती है उसकी टॉक्सिसिटी लो होती है और हाई इफिकेसी होती है। जो सेकंड लाइन की ड्रग होती है इसके अपोजिट होती है फर्स्ट लाइन के, इसमें हाई टॉक्सिसिटी होगी और लो इफिकेसी होगी, और न्यूअर ड्रग भी होती हैं। तो फर्स्ट लाइन में कौन कौन सी ड्रग आएंगी, आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिन, पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो सेकेंड लाइन की ड्रग होती है वो होती है थायासिटाजोल, पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड, कैनामाइसिन। और जो न्यूअर ड्रग होती है वो होती है सिप्रोफ्लॉक्सिन, ओपाफ्लॉक्सिन, एजिथ्रोमाइसिन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।